हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज इस सेशन में हम सीडीपी लेसन 4 की बात करने वाले हैं, जो कि परीक्षा के लिहाज से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सेशन में देर ना करते हुए हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है पहला, किस प्रकार के सुनने से वक्ता को मानसिक रूप से शांत होने में मदद मिलती है? ऑप्शन है चिकित्सीय, सराहनीय, क्रिटिकल। ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। बात कर रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना। कह रहा है विच टाइप ऑफ लिसनिंग हेल्प द स्पीकर क्लेम डाउन ऑफ मेंटली मेंटली स्पीकर लिसनर की बात कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, यदि चिकित्सीय सराहनीय होगा तो वक्ता को मानसिक रूप से शांत होने में बहुत मदद मिलती है। तो जब ये ऑप्शन है चिकित्सीय और सराहनीय, तो इसके अकॉर्डिंग दोनों सही आंसर हैं। तो ऑप्शन दिया है ए और बी दोनों। तो इसके अकॉर्डिंग डी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, नियोजन, आयोजन, नेतृत्व और मूल्यांकन उपचारात्मक शिक्षण के 4 चरण किसके द्वारा सुझाए गए हैं? ऑप्शन है आई के डेविस, एच एफ बिलोज, ई एम एंथनी, डी इनमें से। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? रेडिमियल टीचिंग किसकी बात कर रहा है? रेडिमियल टीचिंग की बात कर रहा है। तो रेडिमियल टीचिंग का सुझाव 4 चरण होते हैं। इसको चरण दिया है किसने? ऑप्शन दिया है आई के डेविस, ई एच बिलोज, एंथनी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो उपचारात्मक इवेल्युएटिंग शिक्षण एजुकेशन है, लर्निंग का प्रोसेस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, लीडिंग, इवेल्युएशन, 4 स्टेप हैं। कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, लीडिंग, इवेल्युएशन। तो इसका सुझाव किसने दिया था? आई के डेविस ने दिया था। तो ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर दूसरा, संचारी भाषा शिक्षण सीएलटी दृष्टिकोण है किसके अकॉर्डिंग होती है सीएलटी? तो ऑप्शन दिया संरचनात्मक दृष्टिकोण, व्याकरण, अनुवाद विधि, आइडियो भाषाई दृष्टिकोण। ऑप्शन सभी भाषाओं में इसका प्रयोग करके। ये मिसप्रिंट हो गया है, ऑप्शन डी। तो यूज ऑफ लैंग्वेज की बात कर रहा है। तो सीएलटी का मतलब अधिक से अधिक बच्चा सीख सके। क्या कर सके? अधिक से अच्छी बच्चा सीख सके, जिससे कि सारी एक्टिविटीज़ हो सके और वह लर्निंग की प्रोसेस को अच्छी से अचीव कर सके। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या कह रहा है? यूज ऑफ द लैंग्वेज, सभी भाषाओं का प्रयोग करके। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है? प्याजे के कंस्ट्रक्टिविज्म के अनुसार शिक्षा निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है? शिक्षा शिक्षक केंद्रित है, शिक्षा बाल केंद्रित है, शिक्षा व्यवहारवादी प्रकृति की होती है, शिक्षा सीखने में निष्क्रिय रूप से भाग लेती है। तो प्याजे ने एक सिद्धांत दिया था और उसमें उन्होंने बताया है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए। तो एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। कैसे सेंटर्ड होनी चाहिए? चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। यही यही तो ये कह रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट का नेचर तैयार होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग कि वह लर्निंग कैसे कर रहा है, किस प्रोसेस में कर रहा है। तो आपको आज के सिस्टम में बताया भी गया है कि पहली वीडियो में उन्होंने बताया भी है कि पहले शिक्षा कैसे होती थी। पहले शिक्षा होती थी, शिक्षक केंद्रित होती है। प्रेजेंट टाइम में शिक्षा कैसी हो गई है? बाल केंद्रित शिक्षा हो गई है। तो इसके अनुसार शिक्षा निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है? तो आज की बात करें तो आज शिक्षा एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड हो गई है। कैसी हो गई है? एजुकेशन आज के ज़माने में चाइल्ड सेंटर्ड हो गई। तो इसका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है? विधि शिक्षा और शिक्षार्थी के बीच मजबूत व्यक्तिगत संबंध बनाने की कोशिश करती है। व्यक्तिगत संबंध बनाने की किसके? टीचर और शिक्षक के बीच। कौन से? सीएलटी, टीपीआर, टीबीएल, सीएलएल। तो सीएलटी और टीपीआर, टीबीएल, सीएलएल। बात करते हैं हम आज कि स्ट्रांग लिंक्स बिल्ड करता है। कौन सा? जो व्यक्तिगत संबंध है क्या करता है? वो पर्सनल लिंक क्या करता है? बच्चे का स्ट्रांग लिंक बिल्ड करता है बच्चे और टीचर के बीच। सीएलटी के द्वारा ही जो लर्निंग प्रोसेस है वो बेहतरीन होती है। इससे क्या होता है? बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलता है और मौके के अकॉर्डिंग वह कार्य करता है। तो इसके अकॉर्डिंग ए इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है?
शिक्षा नीति में भारतीय भाषा को कहा जाता है बहुभाषी शिक्षा, तीन भाषा सूत्र, मातृभाषा, माध्यम शिक्षा, क्षेत्रीय लंबी शिक्षा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात की जा रही है। तो कैसी है वो हमारे भारत में? तो वो बहुभाषी शिक्षा, तीन भाषा सूत्र, मातृभाषा, माध्यम बिना, क्षेत्रीय लंबी शिक्षा। तो एनपीए के तीन लैंग्वेज की बात की गई, किसके अकॉर्डिंग? तीन लैंग्वेज की बात की गई है। तो बात कर लेते हैं हम इस वीडियो में देखते हैं ऑप्शंस की ओर। क्या करें? बहुभाषी शिक्षा। बहुभाषी शिक्षा तो आज के ज़माने की शिक्षा की भारतीय नीति पॉलिसी है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। तीन भाषा सूत्र ये भी है, क्योंकि निर्धारित नहीं हमारी भाषा कितने भेजूंगी। और क्या करें? ऑप्शन सी मातृभाषा माध्यम शिक्षा। तो मातृभाषा अकॉर्डिंग होती है, क्योंकि मातृभाषा के अकॉर्डिंग कहीं भी शिक्षा भाषा कई प्रकार की हो सकती है, तो इसका लर्निंग प्रोसेस बच्चे के लिए अति आवश्यक होगा। और डी क्षेत्रीय लंबी कुछ इसका कोई मतलब नहीं, तो सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? पढ़ने का बॉटम अप मॉडल सीखने वाले से अपेक्षा करता है केंद्र से परिधि तक, ऊपर से नीचे, भाग से संपूर्ण, संपूर्ण से भाग की ओर। बात कर लेते हैं बॉटम अप मॉडल की। तो सेंटर्ड अप, टॉप बॉटम, पार्ट ऑफ होल, वाइल इज द पार्ट। तो बॉटम ऑफ अप्रोच क्या कहती है? बॉटम अप अप्रोच क्या कहती है? भाग से पूर्ण की ओर चलना, भाग से पूर्ण की ओर चलना। तो भाग से पूर्ण की ओर चल रहा है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है? निम्न में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? ऑप्शन है, इसे कौन बता सकता है? सही उत्तर बताएं। क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं? इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है? तो फॉलोइंग क्वेश्चन क्रिएटिव थिंकिंग किसकी बात की जा रही है? यहाँ पे क्रिएटिव थिंकिंग की बात की जा रही है। जब भी क्रिएटिव थिंकिंग की बात की जाए तो वह सीधा किससे रिलेटेड होता है? डिफरेंट बेस से सॉल्व किया जाए। यदि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो उसको डिफरेंट बेस से अगर सॉल्व कर दिया जाए तो वह अच्छे बेसिस पे और अग्रसर हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे में निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तृत करता है तो उसे क्या कहते हैं? समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पांडा सांचा यानी पांड्या सांचा, अंतः व्यक्तिनिष्ठता, खोजपूर्ण अधिगम की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जब वास्की ने ये अपना मत भी दिया था निष्पादन के लिए एक वयस्क बच्चे के, किसके लिए? वयस्क बच्चे के लिए वर्तमान स्तर की बात की जा रही है, कैसा सहयोग वितरित होना चाहिए? तो वह ढांचा पूर्वक होना चाहिए। कैसा? ढांचा पूर्वक। तो बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? स्कूल बैडमिंटन टीम मनाते समय शिक्षक लड़के को टीम में रखना पसंद करते हैं, यह क्या दिखाता है? लिंग रूढ़वादिता, लैंगिक समानता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ये इनमें से दोनों। तो ये जाहिर सी बात है, अगर यदि बच्चों को बैडमिंटन खेलने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है तो वह उसका लड़की हो या लड़का, बात है। आज की जनरेशन में बात कर लेते हैं तो सब समानता आगे धीरे धीरे जागरूक होते जा रहे हैं, जिससे लड़कियों भी समान अवसर दिया जा रहा है और लड़कों को भी। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले लड़कों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी और लड़कियों को कम दी जाती थी। तो आज की जनरेशन की बात कर लेते हैं, तो आज की जनरेशन में सब एडवांस हो चुका है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि समय शिक्षक लड़के को टीम में रखना पसंद करते हैं, यह क्या दिखाता है? तो लड़के की बात करें, यहाँ पर लड़कियों को इग्नोर किया जा रहा है, तो यहाँ पर लिंग रूढ़वादिता की बात की जा रही है। किसकी? लिंग रूढ़वादिता की। तो ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? एक शिक्षिका को उस विद्यार्थी के लिए जो दृष्टिकोण बाधित है के लिए क्या शिक्षा स्तरीय प्रावधान करने चाहिए? ऑप्शन है, मौखिक संकेत, दृश्य प्रदर्शन, ब्लैक बोर्ड, सूक्ष्म मुद्रण। क्या बात की जा रही है? एक दृष्टिबाधित छात्र है। कैसा है? दृष्टिबाधित, उसको दिखाई नहीं देता है। तो बात कर लेते हैं ऑप्शन का। मौखिक संकेत किया जाए तो जाहिर सी बात है कि बच्चे को ना उसको देखने की जरूरत है। मौखिक का मतलब है कि बोल के पढ़ाया जाए, किसी चीज़ को बोल के बताया जाए। तो ए जो ऑप्शन दिख रहा है सही। बढ़ते हैं बी की ओर। दृश्य प्रदर्शन की बात ही नहीं उठती, क्योंकि बच्चों को जब दिखता नहीं तो दृश्य करने की कोई बात ही नहीं। इसका बी गलत हो गया।
देखते हैं तीसरा सी, ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड जब बच्चे को देखेगा नहीं तो ब्लैक बोर्ड को क्या काम है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे आप चाक के माध्यम से पढ़ाएं या मार्कर के माध्यम से या स्लाइड के माध्यम से या पावर पॉइंट के माध्यम से, तो कोई मतलब नहीं है, ब्लैक बोर्ड का भी कोई मतलब नहीं रहेगा। अब सूक्ष्म मुद्रण की बात करें तो माइक्रो प्रिंटिंग की कोई बात ही नहीं हो रही, तो ये डी भी गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग ए इज द राइट आंसर, मौखिक संकेत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एक भाषा शिक्षण का अनिवार्य गुण क्या है। एक भाषा शिक्षण का अनिवार्य गुण क्या है, रेगुलरिटी, पंचुअलिटी। ऑप्शन सी क्या है, शिक्षा शास्त्रीय समझ, मित्रवत रहना। एक भाषा शिक्षण की बात कीजिए अनिवार्य रूप से क्या होना चाहिए, नियमित तो होना चाहिए, ये भी सही है। समय की पाबंदी होनी चाहिए, पंचुअल होना है, क्योंकि जब आप किसी कार्य को पंचुअल, जैसे टीचर कह रहा है 9 बजे हम आ जाएंगे क्लास में पढ़ाने के लिए, तो वह 9 बजे आ जाता है। ये निर्धारित थोड़ी ना है कि 9 बजे ही आ जाए और वही चीज़ जो कहने के लिए कहा कि पढ़ाने के लिए, तो वह पंचुअलिटी है, ये होना चाहिए। एक शिक्षक को अगर अच्छी शिक्षण पद्धति अपनानी है तो ये पंचुअलिटी होनी चाहिए। और बात कर रहे हैं शिक्षा शास्त्रीय समझ की बात कर रहे हैं, तो शिक्षा शास्त्रीय समझ सबसे बेटर है इन दोनों ऑप्शनों में। अगर देखा जाए तो सी उन दोनों ऑप्शनों से बेटर है। मित्रवत रहना ये भी तो हो सकता है, क्योंकि अगर मित्रवत नहीं रहोगे तो बच्चे और टीचर के बीच जो कम्युनिकेशन है वो डेवलप नहीं, अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। इसके अकॉर्डिंग सटीक आंसर क्या जा रहा है, शिक्षा शास्त्रीय समझ होनी चाहिए, सारी भाषा, सारे वातावरण के बारे में जान पहचान होनी चाहिए शिक्षक को, और अच्छी तरीके से बच्चे को कम्युनिकेट कर सके, और जिससे कि लर्निंग प्रोसेस अच्छी हो सके। तो इसके अकॉर्डिंग सी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, किसी बालक में हकलाने की समस्या होने का कारण क्या है। बालक में हकलाने की समस्या क्या कह रहा है, तो ऑप्शन है शिक्षक का विलंब से आना। शिक्षक का विलंब से आना से मतलब कोई नहीं है, शिक्षक विलंब से आ रहा है कक्षा में, तो उससे हकलाने की क्या जरूरत है, बच्चे को उससे कोई समस्या नहीं हो सकती, इसीलिए ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी क्या है, बोझिल परीक्षाएं। बोझिल परीक्षाएं का यहाँ हकलाने से कोई मतलब नहीं है। पाठ्यक्रम का बोझ, पाठ्यक्रम का भी कोई बोझ नहीं, इससे कोई मतलब नहीं हकलाने से। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, आत्मविश्वास की, जब सही बात है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जब बच्चे को आत्मविश्वास की कमी होती है तभी बच्चा अकलाता है, जिससे कि, और एक अकलाने का और भी कारण हो सकता है, जैसे आप मान लीजिए तो बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, क्या हो गया, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, इस कारण ये बच्चा भी अकला सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, बच्चे तरीके से सीखते हैं, बच्चे किस तरीके से सीखते हैं, कैसे तरीके से नहीं सीखते हैं। तो क्या कह रहा है, यांत्रिकतावादी, संरचनावादी, एक रेखीय वर्तुकार। यहाँ एक रेखीय की बात कर रहे हैं, तो जब कभी भी आप याद रखेंगे हमेशा कि अगर जब कोई सीखने की पद्धति, लर्निंग प्रोसेस होगी, तो वो एक रेखीय नहीं हो सकती, क्योंकि एक समांतर रेखा में नहीं सीखा जा सकता। और बात क्या कर रहा है, निर्देशात्मक की बात कर रहा है। ये निर्देशात्मक आज्ञा रूपी आप कार्य किसी को नहीं करा सकते, जिसको कहते हैं प्रसिद्ध स्ट्रक्चरल संरचनावादी, ये भी नहीं हो सकता। वर्तुलाकार एक रेखीय, बच्चे को अगर वर्तुलाकार मतलब किसी भी तरीके से, जैसे कि मान ले लेते हैं एक सीधी रेखा समान रूप से, जैसे कि एक वातावरण की बात कर लेते हैं कि उसको वायु के बारे में बताएंगे, लाइट के बारे में बताएंगे, डार्क के बारे में बताएंगे, ये सारी चीज़ें वर्तुलाकार के अंतर्गत आ जाती हैं। तो इसलिए सबसे अच्छा प्रोसेस कैसा होगा, स्पाइरल। और कैसे तरीके का, एक रेखीय। अगर किसी चीज़ को, सारी चीज़ों को एक अच्छे वेज में लाइनिंग में करके बता दिया जाए तो बच्चा स्पष्ट ही रूप से उसको लर्न कर लेता है। तो इसका अकॉर्डिंग डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, सतत मूल्यांकन क्या है। ऑप्शन दिया है, शिक्षार्थी का लगातार आकलन करना, शिक्षण स्कूल आधारित मूल्यांकन के भाग में आकलन करना, और परिणाम आधारित और उपलब्धि उन्मूलन मूल्यांकन, ग्रेडिंग के अनुसार योगात्मक आकलन। शिक्षार्थी का लगातार आकलन करना चाहिए, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि सतत कंटिन्यूअस असिस्टमेंट होना चाहिए, तो विद्यार्थी का लगातार क्या करना चाहिए, लगातार आकलन करना चाहिए, ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं ऑप्शन बी की ओर, शिक्षण स्कूल आधारित मूल्यांकन के भाग के रूप में आकलन गलत है, क्योंकि जब शिक्षण आधारित स्कूल के आधारित पे अगर हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं है कि बच्चा कितना पढ़ने में आगे है और इससे क्या काबिलियत है, कुछ पता नहीं चलेगा। परिणाम से कोई मतलब नहीं, क्योंकि बच्चा नकल करके भी पास हो सकता है, तो इसका कोई मतलब नहीं। और ग्रेडिंग के योगात्मक आकलन, तो ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चा उसके अकॉर्डिंग कार्य किया है, तो बच्चे को
उसके एक्टिविटीज़ पे पता चल जाएगा, क्योंकि जब अच्छा बच्चा करता है और सतत मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाई जाए तो बच्चे की जो हुनर है वो सामने दिखने लगते हैं और बच्चा कम्पिटिटिव होता चला जाता है और सामने वाले को कोई परेशानी होती है, जिससे टीचर को आसानी हो जाती है कि वह बच्चा किस बेस में चल रहा है। तो इसका ए इज़ द राइट आंसर। आज के लिए बस इतना है दोस्तों, तब तक के लिए बने रहिए। अलविदा।